हेलो बच्चे, मैं दीपक कुमार। मेरे YouTube चैनल ग्रो विद दीप में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रीवियस वीडियो की तरह इस बार फिर क्लास 12 के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ डिस्कस करने आया हूँ। मैंने इस प्रकार से बाकी के दो सीरीज को मैंने डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और ग्रो विद दीप चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो इस प्रकार से आपके पास स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे अगर आप जानते होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, उसके एक्सियल पॉइंट, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट और उसके जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, इसको मैंने डिस्कस भी किया है। आप जाएंगे तो आपको क्लास 12 फिजिक्स से एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उसमें ये सारे वीडियो अपलोड हैं। तो आइए देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर है। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? एक प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, और दूसरा माइनस क्यू है। दोनों के बीच 12 डिस्टेंस होता है। इस प्रकार के निकाय को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमेशा याद रखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। माइनस चार्ज, माइनस का मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। आइए ऑप्शन नंबर चेक कीजिए किसमें है। पहला ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, ये नहीं होगा। दक्षिण से उत्तर, ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ये भी नहीं होगा। यहाँ है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है, डायरेक्शन जो होता है, वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। आप हमेशा इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और है। यहाँ पर दिया हुआ है धन से ऋण आवेश की ओर, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, ये दिशा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र का, याद रखेंगे। ये दिशा है वैद्युत क्षेत्र का, और ये ऋण आवेश से धन आवेश, ये दिशा है वैद्युत द्विध्रुव का, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r के अनुक्रमानुपाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि 3 तरह के बिंदु होते हैं। जैसे अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, दोनों के बीच का स्मॉल डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस है 12। दोनों के बीच शॉर्ट डिस्टेंस है 12। अगर इसी लाइन पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए P बिंदु पर, या इसके मध्य बिंदु से परपेंडिकुलर एक लाइन और इस पर कोई बिंदु इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, इसको कहते हैं एक्सियल और इसको कहते हैं इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति। दोनों स्थितियों पर आप हमेशा याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ का। अब ये ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। कि आपसे प्रश्न में पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी दूर बिंदुओं पर जिसकी दूरी r है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो याद रखना है 1/r³ का। इलेक्ट्रिक फील्ड अनुक्रमानुपाती होता है 1/r³ का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ये आगे का प्रश्न देखें।
आगे का प्रश्न, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2017 में जेएसी में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में 2015 में पूछा गया है, यूएससी भी 2018 में पूछा गया है। और बहुत आसान सा प्रश्न है, यहाँ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखेंगे वैद्युत क्षेत्र का एक सूत्र होता है E बराबर F/Q। E बराबर F/Q, ये सूत्र है वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र को E से लिखते हैं। अब यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक आप खुद से निकाल पाएंगे। फोर्स का होता है न्यूटन और आवेश, Q का मतलब आवेश, आवेश का होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर देखें किसमें है, ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, आगे का प्रश्न है आपके पास, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दिया जाए तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल क्या होगा। ऑप्शन है घटेगा, समान रहेगा, बढ़ेगा। एक बात यहां ध्यान दीजिए कि कूलम्ब्स लॉ के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलाम के नियम के आधार पर उनके द्वारा दिया गया ये दो चार्जों के बीच लगने वाला बल है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। निर्वात का मतलब यहाँ पर कोई मीडियम निर्वात के रूप में होता है, जैसे यहाँ पर जो मीडियम की चर्चा की गई है वो केरोसिन तेल है। निर्वात के जगह पर जो मीडियम की चर्चा की गई है वो केरोसिन तेल है। अगर निर्वात रहेगा तो फॉर्मूला ये होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन अगर कोई माध्यम रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। यानी इसका मतलब है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माध्यम के K का। अगर कहीं पर भी अगर दो चार्जों के बीच अगर कोई माध्यम डाल दी जाती है तो उसके कारण बल का मान घटेगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे मैक्सिमम बल दो आवेशों के बीच अधिकतम बल निर्वात में यानी हवा में लगता है, परंतु जब दो आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए या दो आवेशों के बीच कोई दूसरा हवा के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम रख दिया जाए तो उस केस में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखें नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, कह रहा है धातु के दो समरूप गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेशित किया गया है तो दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर है दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर होगा। धनावेशित गोलों का द्रव्यमान ऋणावेशित गोलों के द्रव्यमान से कम होगा। ऋणावेशित गोलों का द्रव्यमान धनावेशित गोलों के द्रव्यमान से कम होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बात देखिए, यहाँ पर दो धातु के गोले हैं, एक पर दिया हुआ है +Q आवेश और दूसरे पर दिया हुआ है -Q आवेश। आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्लस चार्ज तब आती है जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर कर लिया जाता है और माइनस चार्ज तब आती है जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब है कि इस गोले पर माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इस पर इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है इसका मतलब है कि माइनस चार्ज वाले गोले का द्रव्यमान अधिक होगा और प्लस चार्ज वाले गोले का द्रव्यमान कम होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए,
इसमें लिखा हुआ है धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पॉजिटिव चार्ज जिस गोले पर है उसका द्रव्यमान कम होगा निगेटिव चार्ज वाले गोले से। मैंने अभी बताया ऐसा क्यों होता है। आगे देखें, 6 नंबर प्रश्न है, धनावेशित वस्तु में होती है। धनावेशित वस्तु में क्या हो। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, धनावेशित वस्तु में होती है। धनावेशित वस्तु में क्या होती है। कोई वस्तु धनावेशित कब बनता है, कोई वस्तु पर प्लस चार्ज कब आती है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, वस्तु धनावेशित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों की अधिकता, ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, जब वस्तु धनावेशित होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, लेकिन जब वस्तु ऋणावेशित होती है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो आइए इस बात को यहाँ समझते हैं। धनावेशित वस्तु में होती है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी। आगे देखें, आगे का जो प्रश्न है 7 नंबर, यहाँ है 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में उपस्थित हैं, उन पर लगने वाला बलों का अनुपात। बल होता क्या है, तो अभी मैंने बताया F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, और दोनों से 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम आवेश को ही हवा में 2 बार बल लगाने हैं। मतलब प्रश्न का कहना है कि 1 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगा रहा है और 4 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगा रहा है, दोनों बलों का अनुपात निकालना है। याद रखिएगा, अगर कोई Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ है, दोनों चार्जों के बीच की दूरी r है, तो Q1 जितना बल Q2 पर लगाएगी, Q1 F12, Q1 जितना बल Q2 पर लगाएगी उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाएगा, बस फर्क होता है डायरेक्शन का। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, Q1 Q2 पर इधर की ओर बल लगाएगा उस दिशा में, और Q2 Q1 पर इस दिशा में बल लगाएगा, बल का परिमाण बराबर होता है। याद रखेंगे, तो यहाँ पर बल का परिमाण बराबर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, C, 1:1, 1:1। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, ये फॉर्मूला है जी, आपको याद होगा। कह रहा है कि P आघूर्ण वाले किसी वैद्युत द्विध्रुव पर समरूप वैद्युत क्षेत्र E में लगने वाले बल आघूर्ण का मान, बल आघूर्ण का मान कितना, P क्रॉस E, P क्रॉस E। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, P क्रॉस E। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, P क्रॉस E। सूत्र है टाउ बराबर, यानी द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण कितना लगता है, टाउ का सूत्र होता है P क्रॉस E। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखें, प्रश्न में आगे है, कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम आवेश, 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। एक बात याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, और P का सूत्र होता है Q × 12। अब Q का मान यहाँ पर आपको दे दिया है 2 × 10⁻⁻6, माइक्रो लगा हुआ है, माइक्रो को हम लोग 10⁻⁻6 से लिखते हैं, इनटू 12 डिस्टेंस, 12 होता है डिस्टेंस, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10⁻² से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 10⁻6 और 2 8, यानी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 6 कूलम मीटर, 6 × हाँ ऑप्शन नंबर ये अभी आंसर आया था, 6 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, 10 नंबर में है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट,
एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछ रहा है। निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नोट से सूचित करते हैं, और एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछ रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, एकदम गर्दा उड़ा देना है इसको। जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे चैप्टर वाइज, मैं आपको सभी सेट के तौर पर 25, 15, 20 ऐसे करके शॉर्ट वीडियो के तहत टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डील करूंगा, छोड़ने नहीं है। जितना हो सकता है आप लोग भरपूर कमेंट बॉक्स में आंसर दे, भरपूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कौन से चैप्टर का कौन सा ऑब्जेक्टिव चाहिए। मैं हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों सब्जेक्ट में डिस्कस करूंगा। तो आइए एकदम कमर कसकर एकदम बैठ जाइए, इस प्रकार से बैठिए कि 25 प्रश्न का एक सेट है। इस बिना 25 प्रश्न देखे आप हिले नहीं अपने सीट से। आइए, बहुत फायदे की चीज है यहाँ पर। आइए फिर से वही, एक अल्फा कण 15 गुने 10 के पावर 4 यानी 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब एक चीज बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस पर लगने वाला बल का मान। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर अल्फा कण की बात कही गई है। अल्फा कण हम लोग कहते हैं हीलियम आयन को, जिस पर 2+ चार्ज होता है, 2e होता है। अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है? 2e। आपसे पूछ रहा है कि इस पर लगने वाला बल का मान। अभी एक प्रश्न में मैंने आपको बल का सूत्र पढ़ाया था, F बराबर होता है Q × E। Q का मान, Q क्या होता है? चार्ज। अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है? 2 × 10⁻, अल्फा कण पर चार्ज होता है F बराबर सूत्र होगा Q × E, और F बराबर निकालने आपको अल्फा कण पर चार्ज होगा 2 × E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और इनटू में E का मान यहाँ दिया हुआ है 15 × 10⁴। अब इसको सॉल्व करके हमें बताएंगे। 15 में 2 से गुना करोगे, 15 दूनी 30 गुने 1.6 गुने 10 का पावर माइनस में 15 हो जाएगा। 19 में से 4 घटाओगे, 16 × 48 48 आ जाएगा, और इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, एक जीरो निकाल लीजिए जी, 4.8 हो जाएगा 10⁻14। ऑप्शन नंबर देखिए, 4.8 × 10⁻14 किसमें है? 4.8 10⁻14 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सही होगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आप याद रखिएगा सूत्र F बराबर होता है Q × E, और हीलियम आयन पर जो चार्ज होता है Q का मान होता है 2e, और 2 × E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये टोटल चार्ज होता है हीलियम आयन का, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो समान आवेश Q और -Q को जोड़ने वाली रेखा, एक Q है, एक जगह पर Q रखा हुआ है, दूसरे जगह पर -Q, ये जोड़ने वाली रेखा हुआ कि मध्य बिंदु पर एक आवेश Q' रखा गया है, मध्य बिंदु पर एक आवेश Q' रखा गया है। इस 3 आवेशों के निकाय के संतुलन के लिए Q' का मान होगा। तो आप याद रखेंगे Q' का मान होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, -Q/4। Q' का मान होगा -Q/4, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। टोटल 13 प्रश्न थे, आगे आए हैं। चलिए, तो यहाँ से आपको 13 प्रश्न अभी मैंने डिस्कस किया। यहाँ पर फिर से है, लिखा हुआ है 14 नंबर प्रश्न में दूरी r, डिस्टेंस r है, दूरी r पर स्थित 2 बिंदु आवेश, एक +Q है और दूसरा -Q है, दोनों के बीच की दूरी r है।
दो बिंदु आवेश के बीच बल जो है वो F लग रहा है, F बल लगता है। यदि एक आवेश स्थिर हो, एक आवेश स्थिर है जी, तो दूसरे आवेश उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में परिक्रमा करने में कितना कार्य करेगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न की दो आवेश है, मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज स्थिर है, प्लस चार्ज स्थिर है, और इस प्लस चार्ज के चारों तरफ r त्रिज्या में परिक्रमा करना है माइनस चार्ज। तो प्रश्न में कहा गया है कि कार्य कितना होगा। देखिए बाबू, कार्य का जो फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। बल तो आपको पता है कि यहाँ QE लगेगा, पर विस्थापन याद रखिएगा, क्लास 11th में विस्थापन के बारे में पढ़े होंगे। जब कोई पार्टिकल वृत्तीय गति पर, वृत्तीय पथ पर मोशन कर रहा होगा, जब कोई पार्टिकल वृत्तीय पथ पर मोशन कर रहा होगा, तो पूरा एक चक्कर यदि वो कर लेता है मोशन, पूरा एक चक्कर यदि वो घूम जाता है, तो उसके द्वारा जो तय की गई विस्थापन होती है वो 0 होती है। विस्थापन होता क्या है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब अगर कोई कण यहां से शुरू करता है इस पथ पर चलना, तो वापस एक चक्कर में उसी पॉइंट पर आ जाएगा जिस पॉइंट से वो चलना शुरू किया था। तो फाइनल माइनस इनिशियल दोनों पॉइंट सेम है, तो हो जाएंगे 0। तो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे कि बल तो QE होगा, लेकिन विस्थापन का मान कितना होगा? 0। और 0 में बल से विस्थापन का मान 0, यहाँ पर बल में 0 से गुणा करोगे 0, यानी किया गया कार्य का मान कितना होगा? 0 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 0। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर से देखें, आगे है प्रश्न में कह रहा है आघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को समरूप विद्युत क्षेत्र E की दिशा में 90 डिग्री से घूर्णित करने में किया गया कार्य। अब ये याद रखिएगा, 90 डिग्री से अगर घुमाया जाएगा तो कार्य होता है PE। क्या होगा? PE। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, PE, P इंटू E। आगे देखें प्रश्न 16 नंबर जी, 16 नंबर प्रश्न देखें। यहां पर है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान आपसे पूछा है। कोई भी खोखला गोलाकार चालक है, खोखला, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? याद रखिएगा, अगर गोलाकार खोखला चालक है तो उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, 0 होता है जी। आइए आगे का प्रश्न डिस्कस करते हैं। यहां पर दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न है जी कि तीन छोटे गोले पर आवेश Q है, एक r त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर इस प्रकार रखे हैं कि वे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यदि एक अन्य आवेश Q वृत्त के केंद्र पर रखा जाए तो Q पर कितना बल लगेगा? ये प्रश्न में पूछा गया है। आइए देखिए, प्रश्न का कहना है कि एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पर 3 आवेश रखे गए। एक आवेश यहाँ रखा गया है, मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, दूसरा आवेश यहाँ रखा गया है और तीसरा आवेश यहाँ रखा गया है। इन तीनों को यदि मिलाता हूँ तो एक त्रिभुज बनता है जिसका नाम दिया गया है समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। इसके केंद्र पर एक और चार्ज रखा गया है Q। क्या रखा गया है? Q। फिर से समझाता हूँ। एक गोला है जी, एक गोले पर यहाँ पर रखा हुआ है एक चार्ज, यहाँ पर रखा हुआ है एक चार्ज और यहाँ पर रखा हुआ है एक चार्ज। इन तीनों को यदि मिलाता हूं तो आपको बनता है एक समबाहु त्रिभुज प्रश्न के अनुसार। और यहाँ पर एक रखा हुआ है प्लस Q चार्ज। अब आपसे पूछ रहा है कि इस Q पर कितना बल लगेगा, इस Q पर कितना बल लगेगा। एक बात बताइए कि इस चार्ज के कारण इस Q पर जो बल लगेगा इधर होगा, इसको मैं F मान लेता हूँ, F1 मान लेता हूँ।
इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पर जो बल लगेगा इस दिशा में लगेगा, इसको मैं F2 मान लेता हूँ। और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पर जो बल लगेगा इसको मैं F3 मान लेता हूँ। F1 का मान बताइए तो कितना होगा? K इंटू के होता है 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q इंटू Q और अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं R मान लेता हूँ, तो R²। जितना बल यहाँ लगेगा उतना ही बल इस चार्ज के कारण लगेगा, उतना ही बल इस चार्ज के कारण लगेगा। तीनों के कारण इस केंद्र पर लगने वाला बल का मान समान होगा, यानी F1 बराबर F2 बराबर F3 होगा। अब वेक्टर एडिशन आप पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर 3 आवेश हैं, ऐसे मेरे पास वृत्त बना हुआ है, एक बल इधर लग रहा है, सॉरी मेरे पास वृत्त थे, एक यहाँ चार्ज था, एक यहाँ चार्ज था, एक यहाँ चार्ज था, ठीक है। अब इस चार्ज के कारण इस दिशा में बल लग रहा है, यहाँ पर जो चार्ज है इस बिंदु पर इस दिशा में बल लग रहा है और इसके कारण इस दिशा में बल लग रहा है। अब इन दोनों का परिणामी अगर ये था F1, ये था F2 और ये था F3, F1 और F2 का परिणामी ये होगा जिसको मैं लिख देता हूँ F', और जितना बल F' होगा उतना ही बल F3 होगा और दोनों की दिशा विपरीत है तो नेट बल 0 हो जाएगा। विपरीत दिशा में बल कटकर 0 हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि अगर समबाहु त्रिभुज का केंद्र है, समबाहु त्रिभुज के उसके मध्य बिंदु यानी वृत्त के केंद्र पर अगर आवेश को रखा जा रहा है तो उस पर लगने वाला कुल बल का मान क्या होगा? 0 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, लघु वैधु द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर दुगना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति पर, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति का दुगना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी सही, दुगनी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे देखें 19 नंबर प्रश्न। यहां पर है कि एक बिंदु आवेश Q को E परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल, बहुत आसान सा सूत्र है बल का। बल निकालने बोला है, E बराबर होता है F/Q। तो आपसे F का मान पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, Q इंटू E। ऑप्शन नंबर Q इंटू E किस में है जी? ऑप्शन नंबर A सही होगा, Q इंटू E। बल का सूत्र ही होता है, याद रखने हैं, बल बराबर Q इंटू E। आगे का प्रश्न है 21 नंबर। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसका परिमाण प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है और दूसरे का है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब माइनस में। उसके बीच की दूरी दी गई है मीटर में, तब आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है Q इंटू 12। अब Q का मान आपको पता है, यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू में 12 होता है उसके बीच की दूरी, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻10। अब आप गुना कर लें, 3.2 गुने 2.4 और यहाँ 10 के पावर 19 और 10 के पावर -10, ये 10 के पावर -29 हो जाएंगे। और जब इनको गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24 दूनी 48 और 72 और 4 76, 7.68 इंटू 10⁻⁻29। ये ऑप्शन नंबर आप देखें 7 ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर, ये उत्तर होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। करना कुछ नहीं है, प्रश्न बहुत आसान है। P इक्वल टू Q इंटू 12 इस फॉर्मूले पर निकाल लें। यहाँ पर ये दिया हुआ है Q का मान और यहाँ पर ये दिया हुआ है 12 का मान। कैलकुलेट कर लें
BSCB 2015 में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड में। आइए 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। अब यहाँ से आपको N का मान निकालना है। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बटा में E हो जाएगा। अब Q का मान कितना होगा बताएं? Q का मान है 8 कूलम और E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये बेसिक चार्ज है। पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 0 हो जाएगा। 16 × 5 = 80 यानी 5 × 10 के पावर 19 -19 ऊपर जाएगा +19 यानी आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 5 × 10 के पावर 19। तो देखें 5 × 10 के पावर 19 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 5 × 10 के पावर 19। तो आपको इसमें सूत्र याद रखना है Q बराबर NE। Q बराबर NE। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। देखिए 5 कूलम आवेश के 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। 5 कूलम के 2 आवेश विपरीत आवेश है, एक प्लस में 5 कूलम है और एक माइनस में 5 कूलम है, 2 आवेश है और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछ रहा है जी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र मैंने अभी बताया Q × 12। Q का मान 5 कूलम दिया हुआ है और दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। 5 × 10 का पावर -2 मीटर में चेंज कर दीजिए। 5 में 5 से गुना करेंगे 25 × 10 का पावर -2 25 × 10 का पावर -2 कूलम मीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 25 × 10 का पावर -2 कूलम मीटर। इसमें सूत्र वही लगा P बराबर Q × 12। इस पर आधारित प्रीवियस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया है। आइए तो नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। देखें वायु में 2 धनावेशों के बीच पैरा वैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। कह रहा है वायु में 2 धनावेशों के बीच, वायु में 2 धनावेश है और उनके बीच पैरा वैद्युत पदार्थ, एक पदार्थ रख दिया जाता है पैरा वैद्युत पदार्थ, इनके बीच प्रतिकर्षण बल। मैंने एक प्रश्न डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर हमें याद नहीं है पर उस प्रश्न को आप फिर से देखेंगे तो पता चलेगा। आवेश को किरोसिन तेल में रखा गया था तो उस केस में बल का मान घट जाता है। किरोसिन तेल भी एक माध्यम है, इसी प्रकार से यहाँ भी माध्यम रखा जा रहा है तो बल का मान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, बल का मान घट जाएगा। आगे देखें एक निश्चित दूरी r पर स्थित 2 समरूप धातु के गोलों पर +4q तथा -2q आवेश है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो बल का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि दो गोला है। प्रश्न में कह रहा है कि 2 गोला है, एक गोला पर है +4q और दूसरा गोला एक और है जिस पर है -2q। दोनों को जब जोड़ देंगे ना तो आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। आवेश का प्रवाह होगा तो यहाँ से 2q जब इस पर जाएगा तो +2q और -2q मिलकर इस पर 0 हो जाएगा। ऐसे समझें, जब यहाँ पर 2q बचेगा तो इस पर आवेश 0 हो जाएगा +2q जाकर। अब फिर से आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और आवेश यहाँ पर Q और यहाँ पर Q, दोनों पर Q और Q आवेश बटेंगे तब इसका विभव बराबर हो जाएगा और फिर आवेश का बहना रुक जाएगा। प्रश्न में कह रहा है, अब आप समझें, एक गोले पर Q आवेश है और दूसरे पर भी Q आवेश है। कब? जब दोनों गोले को स्पर्श कराकर उसी दूरी r पर रख दिया जाता है तब उसके बीच का बल होगा। देखिए बाबू, पहले आपका बल था F बराबर 1/4 πε0। Q का मान कितना था 4Q और इंटू दूसरा Q का मान कितना था 2Q और दोनों के बीच की दूरी r²। यानी यहाँ से F का मान हो गया 1/4 πε0 4 दूनी 8Q² बट्टा में r²। ये पहले जब 2 गोलों को r दूरी पर रखा गया था तब इतना बल लग रहा था। अब क्या हुआ,
कि दोनों गोलों को स्पर्श कराया जाता है, दोनों गोलों को स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श, अभी मैंने बताया कि स्पर्श करने से इस पर आवेश प्लस क्यू बचा और इस पर भी आवेश प्लस क्यू बचा, और फिर स्पर्श कराकर दोनों को हटा दिया जाता है, तब नया बल कितना होगा? तब नया बल होगा एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू क्यू, चार्ज दोनों पर क्यू क्यू है, और बटा में आर स्क्वायर। तो आप नया बल निकाल ले बाबू। पहला बल था एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 8q स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बटा में एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, इससे ये कट गया, बचा एफ बटा एफ डैश बराबर कितना 8, 8 इधर भेज दीजिए तो एफ डैश का मान हो गया एफ बटा में 8, एफ डैश यहाँ चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो एफ बटा 8 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर टोटल 25 प्रश्न को डिस्कस किया, टोटल 25 प्रश्न को डिस्कस किया, और इसी प्रकार से हर एक सीरीज में आपके सामने लाऊंगा, 25 प्रश्न और डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में, और इसी प्रकार से आप हमें योगदान दें, आप शेयर करें वीडियो को, जितना से जितना आप वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचाएंगे उनके लाभ के लिए, और इस प्रकार से मैं सीरीज लाता रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, आपको मेरे द्वारा बताए गए चीज़ें कैसी लगती हैं। अगर कुछ त्रुटि रह जाता है इस दौरान, पढ़ाने के दौरान, तो इसके लिए आप सजेशन करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन त्रुटियों को दूर करूं, और इस प्रकार से मैं हर एक किसी सीरीज में फिजिक्स का तो किसी सीरीज में मैथमेटिक्स का, क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों चैप्टर के बारे में, दोनों का ऑब्जेक्टिव मैं बारी बारी से यहाँ पर लाऊंगा। दोनों का ऑब्जेक्टिव मैं बारी बारी से लाऊंगा। आज का जो सीरीज था फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, एकदम तहलका मचा कर रख देना है हम लोगों को, और अगले बार मैं किसी चैप्टर के मैथमेटिक्स का सीरीज लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।